जय हिंद। आज देखते हैं अपने टॉप 20 क्वेश्चंस का पहला सवाल। ठीक है, पहला है दिवसावसान का समय। ठीक है, मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, यानी कि पंक्तियां हैं, हिंदी की गद्य पंक्तियां हैं, पद्य पंक्तियां हैं, सॉरी। तो आप आहिस्ता पढ़ेंगे और समझने के कि कौन है इसका। तो सही जवाब क्या होगा? महादेवी, सुमित्रा नंदन पंत, दिनकर जी, निराला जी। तो आपका सही जवाब है डी, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। जी हाँ, यह कविता संध्या सुंदरी से लिया गया है। ठीक है, अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें मानवीकरण का दिखेगा आपको और उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा अलंकार है इसमें। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। आगे का लाइन याद है? जाके हृदय साँचे है ताकि हृदय आप, याद है ना सब? तो कौन होगा इसका सही जवाब? ए, कबीर दास जी। ठीक है, साँच का अंग से लिया गया है, सदुक्कड़ी भाषा इसमें पूरी मिली हुई है। राइट, यानी कि आप धीरे धीरे पढ़ेंगे ना पंक्ति के हिसाब से तो समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट। तो आगे आपका क्या है, इस पे कबीर पे और हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, बिना टाइम गवाए हम आगे चलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि। ठीक है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है? अब ऑप्शन कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। देखिए नाम तो चारों जी हैं। ठीक है, चारों अष्टछाप में आते हैं, लेकिन किसका है सर्वश्रेष्ठ, ये दिमाग लगाना है। तो इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं कि बी, सूरदास जी को माना जाता है। अष्टछाप में 8 कवि, नाम से ही पता चल रहा है कौन कौन, फिर से याद कर लेते हैं। सूरदास, कुंभन दास, कृष्णदास, ठीक है, परमानंद दास, गोविंद दास, नंद दास, चतुर्भुज दास, शीत स्वामी, ये है ना सब। तो ये याद रखिएगा, 1565 में वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ जी ने इसका स्थापना किया था। कब? 1565 में। किसने? वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ ने। जी हाँ, ये सवाल भी पूछ सकता है। ठीक है, कि किसने किया था, किस सन में किया था। केवल हम एक क्वेश्चन देखेंगे, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम कवर करके चलेंगे। ठीक है, फिर से क्या समझ लेंगे ना कि 8 कवि 1565 में। ठीक है, डन। आगे देखते हैं। अगला है रामचरितमानस, अपना मानस, तुलसीदास जी वाला। ठीक है, किस भाषा में है ये पूछ लिया है। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो आपको मुझे नहीं लगता कि बहुत सोचने की जरूरत है। अवधि। जी हाँ, डी ऑप्शन आपका सही है। डी ऑप्शन सही है, अवधि। 16वीं सदी में की रचना है ये, तुलसीदास जी ने लिखा था। आपने को भी बताया है इसे सारी चीज़ें। कितना टाइम लगा था लिखने में? 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन। ठीक है, कितने कांड है? 7 कांड है। कौन कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये पूछ सकता है आपको। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये रामायण नहीं है। रामायण किसने लिखा है? वाल्मीकि जी ने। हाँ, याद रखिएगा, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है, जबकि ये है मानस, रामचरितमानस हमारे तुलसीदास जी का। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला है भूषण किस कवि के रचित है? ठीक है, भूषण किस रस के कवि थे, सॉरी। तो अब किस रस के हैं? अब पिछले 2 वीडियो से चलाता आ रहा हूँ कि साज चतुरंग संग मंग में उमंगधारी। तो भाई वीर रस, सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर सी, भूषण वीर रस। और ये कब के कवि है? रीत काल के। रीत काल के 3 ही तो स्तंभ थे, कौन कौन? बिहारी, केशव, भूषण। ठीक है, शिवाजी, याद रखिएगा शिवाजी। शिवाजी का जब भी नाम आएगा तो भूषण याद आ जाएंगे, भूषण का जब नाम याद आएगा तो कौन याद आएगा? शिवाजी। जी हाँ, एक चीज़ याद है कि 1613 में जन्मे थे और इनके भाई का नाम पता है क्या है? मतिराम। मतिराम भी अच्छे कवि हैं। ठीक है, पढ़िएगा कभी उनको। तो ये है, मतिराम से याद हो जाएगा या शिवाजी से याद रखिए, कुछ कनेक्शन बना के रखिए ताकि क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए। ठीक है, क्या है? रीतिकाल के ये कवि हैं। ठीक है, और शिवाजी से कनेक्टेड करिए कि सारी रचनाएं शिवा बावनी, शिवा छत्रसाल, उनसे से रिलेटेड हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला है 6वां, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन ठीक है बट बड़ा विवादित है। अब किसे माना जाता है? अलग अलग साहित्यकार अलग लोगों को मानते हैं, तो हम यहाँ जिसको मान रहे हैं वो स्वयंभू जी को, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जबकि राहुल संकृत्यायन जी ने किसको माना है? सरहपा को। जी हाँ, बी वाले को। और जैन कवियों में सबसे प्रसिद्ध यही है, स्वयंभू जी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और आपको बता दूं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना है? अब्दुल रहमान। हाँ, ये याद रखिएगा। वैसे तो आप मानेंगे तो वाल्मीकि जी को भी बहुत सारे लोग आदि कवि कहते हैं कि बहुत पुराने हैं ये। ठीक है, तो वो मानने की चीज़ है। तो अभी हम इसको टिक कर रहे हैं अपना ऑप्शन नंबर सी, स्वयंभू। ठीक है, और जबकि 2 चीज़ और याद रखिएगा कि राहुल जी किसको मानते हैं? सरहपा को। और दूसरी चीज़ क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि हजारी प्रसाद
द्विवेदी जी किसको मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं अब्दुल रहमान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाँ, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी केवल एक सवाल से पढ़ने से नहीं होता, क्योंकि अभी आप बन तो सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का आदि कवि कौन है। ठीक है, राहुल शंकरत्यायन, महापंडित राहुल शंकरत्यायन के अनुसार हिंदी का आदि कवि कौन है, तो वो आपको चेक करना होगा। ठीक है, लेकिन अभी जो हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जहाँ से हम पढ़ रहे हैं तो वो शंभू का मान रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, सवाल नंबर 7वां है रामचरितमानस के कितने कांड हैं? आई थिंक मैंने अभी जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले ही चर्चा कर दिया है कि कितने कांड हैं। फिर से बता देता हूँ, 7 कांड होते हैं। कौन कौन से होते हैं फिर से रिवाइड करा देता हूँ। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और आखिरी कौन सा? उत्तरकांड। जी हाँ, 7 कांड। ठीक है, कौन कौन से? फर्स्ट बालकांड, आखिरी उत्तरकांड। कितना टाइम लगा है? 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन। सॉरी, किसने लिखा? तुलसीदास जी ने। क्लियर? आगे चलें। चलिए 8वां क्या है? निम्नलिखित में कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? माय फेवरेट व्यंग्य लेखक। तो व्यंग्य विधा को स्थापित किसने किया? एक ही तो बंदे हैं। ठीक है, हमारे हरिशंकर परसाई जी। जी हाँ, कहीं घूमिए नहीं, सीधा सीधा हरिशंकर परसाई जी के पास आ जाइए। ठीक है, कि बिना परसाई जी के कुछ होगा ही नहीं। परसाई जी हैं तभी तो होगा। 1924 में जन्म है। अगर इनकी रचना देखेंगे तो ठल्ली की डायरी है, अपनी अपनी बीमारी है, 1972 में आई थी। ठीक है, तो कभी पढ़िएगा। मुझे तो बहुत इनकी रचनाएं याद हैं। ठीक है, आप इनकी पढ़िए, तो जो है माता दीन इंस्पेक्टर चांद पर पढ़िएगा, तो बड़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को पेश करते हैं। इसके पहले व्यंग्य की विधा नहीं मानी जाती थी, लेकिन इन्होंने ही स्थापित करवाया है। आइए अगला सवाल देखते हैं। 9 है आपका बंटी, एक उपन्यास है। आपका बंटी रचना के प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। अगर जिसने उपन्यास पढ़ा है, मैं तो हिदायत करूंगा, मैं तो गुजारिश करूंगा कि आप भी पढ़िए। आपका बंटी में क्या है प्रधान समस्या, तो आपको ऑप्शन से देख लीजिए। ऑप्शन से नहीं समझ में आएगा तो जिसको याद होगा वही बता पाएगा। सही जवाब है डी, तलाक से जुड़ी समस्या। एक्चुअली होता क्या है इसमें कि पति पत्नी का तलाक हो जाता है और बच्चे की स्थिति बड़ी नाजुक होती है, तो वो किस तरफ झुके, कैसे रहे, उसका बचपन खराब होता जाता है उसी में। ठीक है, मनु भंडारी जी की है, 1970 में लिखी गई थी। और इनकी और रचनाएं देखेंगे तो महाभोज है, यही सच है, 1 इंच मुस्कान है। ये सारी रचनाएं, एक चीज़ और बता दूँ आपको, कालजयी भी है। जैसे यही देख लीजिए आप बंटी। ठीक है, तलाक इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, और ये मतलब प्रासंगिक क्या बोल रहे हैं, कालजयी ही कहा सही शब्द है इसको लिए बोलना। ठीक है, तो पढ़िएगा आप एक बार आपका बंटी। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला है 10वां, हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन थे? अभी 1-2 दिन पहले ही पत्रकारिता दिवस था। ठीक है, उदंड मार्तांड सबसे पहली पत्रिका। तो अब हम इस पे आते हैं, हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक। तो संपादक तो आपके हैं राजेंद्र जी। ठीक है, राजेंद्र अवस्थी जी, ये ऑप्शन सही है। लेकिन एक चीज़ और को बता दें, हिंदुस्तान टाइम्स का नाम सुना है? वही निकालती थी ये हिंदी पत्रिका कादम्बनी। जी हाँ, 1960 में प्रकाशित होती थी। और कहाँ से? दिल्ली से। जी हाँ, ये याद रखिएगा, कहाँ से प्रकाशन होती थी? दिल्ली से। और कब से स्टार्ट होती थी? 1960 से शुरू हुई थी। और HT हिंदुस्तान टाइम्स याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला 11 कि दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? अब रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, अब कोई दिमाग में लगाने की चीज़ ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, वीर रस। ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे आप आ जाइए, वीर रस। 1908 में जन्मे थे, और उस टाइम जब वीरता की जरूरत थी तभी इन्होंने लिख रहे थे। और वैसे 1947 में इनका डेथ हो गई थी। राष्ट्रवादी और प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। ठीक है, रचनाओं में देखेंगे तो रश्मिरथी आई थी 1952 में, उर्वशी आई थी 61 में, परशुराम की प्रतीक्षा आई थी 63 में। ठीक है, याद है? एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा मैं यहाँ पे, इनके भाई का नाम केदारनाथ सिंह है। ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये केदारनाथ सिंह कौन है, हमारे हिंदी साहित्य वाले हैं या कोई और हैं? ठीक है, ढूंढिएगा, इनके भाई का नाम केदारनाथ सिंह है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है 12 यानी कि निराला को कैसा कवि माना जाता है? निराला आप बताइए कैसा? अवसरवादी हो सकते हैं कवि? ठीक है, क्रांतिकारी, पलायनवादी, भाग्यवादी। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि भाई क्रांतिकारी, बी। जी हाँ, ये छायावादों के स्तंभों में से एक हैं। छायावाद के 4 ही तो स्तंभ हैं, पंत, महादेवी, प्रसाद जी और हमारे निराला जी। ठीक है, यही तो 4 हैं। बिना इनके 4 के कुछ चीज़ें चल पाएंगी? तो निराला की क्रांतिकारिता आपने सबने पढ़ी होगी, बादल राग से उठा लीजिए। और जिधर भी देखिए कि शोषक वर्ग या अपना तोड़ती पत्थर से लेके, ठीक है, तो जितनी भी देखेंगे जिसमें एक आवेश होता है, एक कमज़ोर पक्ष के लिए लिखना। ठीक है, तो कुछ ही भी छूटा नहीं है इनसे। आइए अगला देखते हैं। अगला है 13
तेरा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र की रचित है। ठीक है, यानी कि 3 नहीं है इसमें, सेवा सदन, प्रेमचंद, पुनर्वा, एकदम नमीसरा। तो सही अगर आपने पढ़ा है तो आप तुरंत बता देंगे कि ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, परख। परख इनकी रचना है। कब आई थी ये रचना, ये पूछ सकते हैं तुरंत। 1929 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और इसमें पात्र कौन कौन से हैं परख में? शतधन है, कट्टो है, बिहारी है, गरिमा है। याद रखिएगा ये सारी चीज़ें, शतधन, कट्टो, बिहारी, गरिमा। किस पे है ये उपन्यास? विधवा विवाह पे। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक कथा चलती रहती है कि विधवा विवाह में क्या प्रॉब्लम आती हैं, क्या अच्छाइयाँ होती हैं, समाज का भला होता है। तो आप पढ़ेंगे ना तो बड़ी अच्छे से जैनेन्द्र जी ने उसको पेश किया है मरोड़ के। ठीक है, जिस टाइम पे ये चीज़ें आई हैं ना, वो चूँकि ख़त्म नहीं, उस टाइम पे विधवा विवाह बहुत तेज़ी से नहीं चल रहा था। ठीक है, शुरुआत था एक तरीके से, जैसे प्रेमचंद जी ने सेवा सदन लेके दिखाए हैं। तो आइए अगला देखते हैं। 14 है हिंदी गद्य का जन्मदाता। अब सवाल तो सिंपल है, हिंदी गद्य का जन्मदाता, गद्य किसने शुरू किया? ऑप्शन आपके सामने, प्रताप जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, भारतेंदु जी, बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, तो सही जवाब सी, भारतेंदु हरीशचंद्र जी। जी हाँ, साहित्य के पितामह माने जाते हैं। नाटक तो मानिए लिखते भी थे, खेलते भी थे। 1850 में जन्मे थे, 1885 में इनकी डेथ हो गई थी। 35 साल, महज 35 साल की एज में जो काम करके गए हैं ना, अंधेर नगरी है, भारत दुर्दशा आपके सामने है, और नाम लेना तो छोड़िए, कितने रचनाएं गिनेंगे वो कम पड़ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये इसीलिए पितामह कहे ही जाते हैं, साहित्य के सबसे बड़े नाटककार माने जाते हैं। हिंदी को आगे बढ़ाने में इन्हीं का योगदान है। आइए अगला देखते हैं। 15 है कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो एक चीज़, सबसे पहले चीज़ आपको मिल गई, कवि कालिदास की रचना क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम। एक क्वेश्चन तैयार। अब दूसरा क्या है आंसर, इसका क्या हो सकता है? तो आंसर सही है सदा सुखलाल जी, गोविंद गोस्वामी विठल दास, राजश्री प्रसाद। तो डी सही जवाब है राजा लक्ष्मण सिंह। जी हाँ, यही थे उस टाइम पे। ऐसा नहीं कि केवल शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम का इन्होंने किया है अनुवाद, आपको बता दें कि मेघदूतम का भी किया है, रघुवंशम का भी किया है। तो कालिदास की ही 3 रचना है, मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, कुल मिला के आपको ये बता दें कि राजा लक्ष्मण सिंह जी ने हिंदी को संस्कृत निष्ठ बनाने की गजब की चेष्टा की है। एकदम मतलब हाथ तो जोड़ के धो के पड़ गए थे। आइए अगला देखते हैं। अगला है किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? अब बताइए, स्वर्ण काल, सोने का युग किसको कहा जाता है? तो मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं, सही जवाब होगा आप खुद ही जानते हैं, भक्तिकाल। जी, भक्तिकाल बी। 1375 से 1700 विक्रमसंवत का टाइम है। कुछ लोग इसको पूर्व मध्यकाल कहते हैं, लेकिन अब सही नाम किसने दिया, स्वर्णकाल किसने कहा? जॉर्ज गियर्सन जी ने। ठीक है, और श्याम सुंदर दास जी ने इसको क्या कहा है? स्वर्ग युग। ठीक है, स्वर्ग युग। एक चीज़ और, भक्तिकाल किसने फिर कर दिया? अपने आचार्य राम शुक्ल जी ने। ये याद रखिएगा किसने क्या कहा है, जॉर्ज गियर्सन ने स्वर्णकाल कहा है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 17, सूरदास के गुरु कौन थे? अब सूरदास जी कौन है आपके गुरु? रामानंद कबीर दास के हैं, मध्वाचार्य हो ही नहीं सकते, तो वल्लभाचार्य जी भी बता चुके हैं हम कि वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ जी ने ही अष्टछाप के कवि की स्थापना की थी। तो बिना सोचे समझे आप लगा दीजिए वल्लभाचार्य, अष्टछाप वाली आदि है। ये पुष्टि मार्ग के प्रणेता कहे जाते हैं। ठीक है, कृष्ण भक्ति को आधार के यही स्तंभ है, इन्होंने ही स्टार्ट किया, आप मान सकते हैं। ठीक है, कृष्ण भक्ति, कृष्ण शाखा। चलिए अगला देखते हैं। कामायनी। ठीक है, ये वन ऑफ माय फेवरेट ये भी है। कामायनी किस प्रकार के ग्रंथ है? तो सबको पता है, महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर सी, महाकाव्य है। किसकी है? अपने जयशंकर प्रसाद जी की है। कब लिखी गई थी? 1936 में। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। नाम बता पाएंगे फटाफट? चलिए, चिंता से स्टार्ट है, आनंद से खत्म। ठीक है, चिंता, चलिए नाम ले लेते हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इला, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ठीक है, आप पॉज करके सुन सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप याद रखिएगा, पहला है चिंता और आखिरी है आनंद। ठीक है, चिंता और आनंद, ये पूछा जा सकता है कभी कभी। अब मैं आपको बता दूं कि पिछले 1-2 साल पहले यूजीसी नेट में ये भी पूछा गया था, नाम ही लिखने को आ गया था। आप देखेंगे ना कि क्रेट एग्जाम हुआ था इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, तो ये नाम लिखने को कोई 15 सर्गों का नाम लिखिए। हालांकि मुश्किल होता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, नंबर चाहिए, एडमिशन चाहिए, तो करना पड़ेगा। चलिए आगे आते हैं। आगे है 19, गागर में सागर भरने का काम किसने किया है? किस कवि ने किया है? अब आप ही बता दीजिए फटाफट। हाँ, बिहारी जी ने। ऑप्शन नंबर ए, बिहारी। बिहारी का जन्म कब हुआ था? 1603। जी हाँ, 1603 में ही बिहारी जी का जन्म हुआ था। सबसे मुख्य रचना सतसई। सतसई में क्या है, कैसा काव्य है?
महाकाव्य क्या? नहीं, मुक्तक काव्य है। कितने दोहे हैं उसमें? उसमें दोहे हैं 719। ठीक है, समझ में आ जाएगा ना किस भाषा में लिखा गया है? सही, ब्रज भाषा में। देखिए, कोरिलेट करके पढ़ेंगे तब चीज़ें समझ में आएंगी कि बिहारी दास गागर में सागर भरे हैं, सही बात है, लेकिन इसके अलावा भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। आखिरी सवाल 20, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्पों को चुनिए। महाभोज मैंने बता दिया था अभी आपको जब हम लोग पढ़ रहे थे, किसका? आपका बंटी। ठीक है, उसी टाइम बताया था कि ये मन्नू भंडारी जी का है। तो महाभोज, इसमें अपराध और राजनीतिक, ठीक है, के गठजोड़ का यथार्थवादी चित्रण किया गया है, यानी कि राजनीति समस्या। जी, सी ऑप्शन। 1799 में प्रकाशित हुई थी, याद रखिएगा। कितने में? 1799 में। किस पे है? अपराध और राजनीति के गठजोड़ का यथार्थवादी चित्रण मन्नू भंडारी जी ने किया है। ओके, तो अभी आपसे यही गुजारिश है कि आप पढ़ेंगे, समझेंगे, और एक एक क्वेश्चन में जहाँ कहीं कमी होगी तो आपसे गुजारिश है कि ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, किस तरीके के और क्वेश्चंस आपके लिए ला सकते हैं, वो सारी चीज़ें, ताकि हम आपको इसको और बेहतर बना पाएँ। ठीक है, ये क्वेश्चंस चूँकि एग्जाम में आने वाले हैं, तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए।